हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 8 देखने वाले हैं, जो कि है पवन, तूफान और चक्रवात। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बात है जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पवन, तूफान, चक्रवात क्या है। ये सब क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि तूफान हो गए या चक्रवात हो गए, ये जो है वो हवा के कुछ गुण हैं, उनके कारण ही जो है वो आते हैं। पवन के कुछ गुण हैं, ठीक है। तो पवन क्या है ये मैंने आपको पहले बताया था। क्या है पवन, कि जब हवा जो होती है वो गतिशील अवस्था में होती है तो वो पवन कहलाती है। यानी अगर एक जगह से हवा दूसरी जगह पहुंच जाती है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो पवन कहलाती है। तो उन सब से ही क्या है, पवन की जो गतिशीलता है उसके कारण ही तूफान या चक्रवात बनते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में कब चक्रवात आया था। इसके अलावा 29 अक्टूबर को भी उड़ीसा में एक चक्रवात आया था। तो ये दोनों डेट्स जो हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि पवन जो है वो किस तरह से कार्य करती है। पवन के कुछ गुण जो है वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम पानी को उबालेंगे, ढक्कन वाला एक टिन का एक डिब्बा लेंगे, इसे पानी से लगभग आधा भर लेंगे, ठीक है, पूरा नहीं भरना है। फिर डिब्बे के नीचे एक मोमबत्ती रख देंगे और उससे हम उसको गर्म करेंगे। पानी जब उबलने लगेगा तो पानी को कुछ मिनट तक उबलने देंगे, उसके बाद मोमबत्ती को हम बुझा देंगे। अब क्या हो गया, उसके अंदर एक गर्म पानी है। उसके बाद तुरंत से हम उसका ढक्कन बंद कर देंगे। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतना आपको। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र तथा वॉश बेसिन में रख देंगे और डिब्बे पर ठंडा पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो जब आप डिब्बे पे ठंडा पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिब्बा है वो इस तरह से पिचक जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने उस पर ठंडा पानी डाला तो डिब्बा वो पिचक गया, इसका क्या कारण है। तो इसी तरह देखिए कुछ और एग्जांपल, जैसे आपने पतंग उड़ाई होगी अगर आप, तो आपने देखा होगा, या फिर आप जब नाव चलाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप वहाँ पे जो एयर चल रही है वो नाव जिस दिशा में आप चला रहे हो उसी दिशा में चल रही है, तब तो आप इजीली चला लेते हैं। लेकिन अगर पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में चलती है तो आपको नौका को ले जाने में दिक्कत होती है। या फिर अगर आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल जिस डायरेक्शन में चला रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन से हवा अगर आ रही है तो उसे भी चलाने में दिक्कत होती है। अब इन सब के क्या कारण होते हैं। साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है, ताकि वो टाइट रहे तो उसमें हवा भी भरती है। अब ये सारी जो चीज़ें वो क्या कारण है, ये सब कारण है कि जो वायु होती है वो क्या करती है, दाब डालती है। यानी कि प्रेशर डालती है, और इस दाब के कारण ही पवन जो है उसके द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर, झंडे आदि लहराते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट बताए या जो चीज़ें एग्जांपल मैंने बताई उसमें क्या बताया कि वायु जो है वो दाब डालती है। अब वायु दाब किस तरह से डालती है, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक पहली बात तो आपको पता चल गया कि हवा दाब डालती है। दाब कैसे डालती है, हवा में क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ पर प्रेशर डालते हैं। वो प्रेशर किस स्थिति में डालते हैं, ठीक है। तो डिब्बा अथवा बोतल जो है वो उभरीपुत क्यों हुई थी, यानी वो क्यों पिचक गई थी, उस चीज़ को हम देखेंगे कि जब हमने डिब्बे में पानी को गर्म किया तो पानी क्या हुआ, वो भाप में परिवर्तित हो गया। अब जब पानी भाप में परिवर्तित हो गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो परमाणु थे, वो कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब जब परमाणु दूर दूर हो जाते हैं तो वायु के जो परमाणु जो दाब डाल रहे थे उनका जो दाब है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब वो उतना प्रेशर नहीं डाल पा रहे जब वो दूर दूर हो गए। जब वो पास पास थे तो ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। ये तो थी डिब्बे के अंदर की बात, लेकिन डिब्बे के जो बाहर की वायु है उसका दाब जो है वो तो नहीं फैली, वो तो ठंडी ही है। उसके परमाणु जो हैं वो डिब्बे के अंदर की वायु की तुलना में पास पास है। तो इससे क्या होता है, डिब्बे के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर वाला प्रेशर डिब्बे को धकेलता है और जिस वजह से डिब्बा क्या होता है, वो पिचक जाता है। तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कि जब हम वायु को गर्म करते हैं तो वायु के अणु फैल जाते हैं और जिसकी वजह से उनका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ठंडी जो वायु होती है उसमें दाब क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि उसके अणु जो हैं वो पास पास होते हैं।
अब देखिए, अब हम देखेंगे कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। पवन का वेग यानी जो विंड है उसका प्रेशर अगर बढ़ता है तो वायु का जो दाब है वो क्या होता है, घट जाता है। कैसे? तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट लेंगे। एक आप खाली सी बॉटल लीजिए और उसमें क्या है, कागज़ का एक टुकड़ा छोटा सा लीजिए, उसे गोल बॉल से बनाकर उसकी बॉटल का जो मुंह है उस पर हम उसे रख देंगे। अब क्या करेंगे हम कि फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा आप खुद अपने घर पे करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, ऐसा करने से होता क्या है, जब हम मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। अब जब आप फूंक मार रहे हो तो वहाँ की जो वायु है कैसी होगी, उसका वेग तेज हो जाएगा क्योंकि आपने वहाँ पे फूंक मारा। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वहाँ की जो वायु होती है उसका दाब घट जाता है। यानी कि जब वायु का वेग बढ़ जाता है तो उसका दाब घट जाता है। दाब कैसे घटता है? जब आपने फूंक मारी, फूंक मारने से क्या हुआ कि उसके जो परमाणु थे वो इधर उधर फैल गए। ठीक है, वो भी इधर उधर हो गए। और जब परमाणु इधर उधर हो जाते हैं तो परमाणु ही तो दाब डालते हैं, तो वो क्या है, अब वो दाब जो है किसी भी चीज़ पे कम डालेंगे। जब वो इकट्ठे पास पास थे तो ज़्यादा डाल रहे थे, लेकिन जब वेग बढ़ गया, हमने फूंक मारा, तो क्या हुआ, उसका जो परमाणु दूर दूर हो गए। तो अब क्या होगा कि वायु का दाब जो है वो घट जाएगा और बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाती है। अब बोतल के अंदर भी वायु है, वहाँ तो किसी ने फूंक नहीं मारा है ना, तो वहाँ के जो परमाणु वो तो पास पास है, तो वहाँ का दाब कैसा होता है, ज़्यादा हो जाएगा बाहर वाली वायु के दाब की तुलना में। तो इस कारण क्या होगा कि बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलेगी। हम तो उसे अंदर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा दाब क्या है, बाहर वाली वायु का दाब कम है, अंदर वाली वायु का दाब ज़्यादा है। तो वायु अंदर वाली दाब ज़्यादा दाब डाल पाएगी ना, तो वो क्या करेगी, उसको बाहर की ओर धकेलेगी, इसलिए जो कागज़ का टुकड़ा है वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो इससे आपने समझा कि वायु या पवन जो है, जब हम उस पर का वेग बढ़ा देते हैं तो उस वायु का जो दाब है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। ठीक है, तो पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। वैसे तो हमें लगेगा हम फूंक मार रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, लेकिन प्रेशर बढ़ने की जगह क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स या परमाणु जो है वो दूर दूर हो गए हैं, तो वो उतना ज़ोर नहीं डाल पाएंगे किसी भी चीज़ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा देखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है, ये पता चला आपको। और पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होता है, पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। यानी वायु दाब क्या, देखिए अब ऐसा क्यों है। एक तो पहली बात आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अधिक वायु दाब से कम दाब की ओर जाते हैं। यानी कि अगर आप पे भी कोई प्रेशर हो रहा है तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, जहाँ कम प्रेशर होगा। इस चीज़ से याद कर लीजिए। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कम वायु दाब जहाँ पे है वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो वहाँ पे क्या स्पेस मिल रहा है पवन को ना, तो पवन उस तरफ जाती है क्योंकि वहाँ पे वो आराम से जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे एक। अब क्या है, हम इसे भी एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक क्वथन नली लोगे आप, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगा दीजिए। अब इसे आप क्या कर सकते हो कि किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारे में लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे, सिर्फ क्वथन नली जो है वो गर्म पानी में रहे। 2-3 मिनट तक ये देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए, इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का ठंडा पानी लीजिए और उसमें भी इसी तरह से हम क्वथन नली डालेंगे और उसके ऊपर गुब्बारा लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने किया कि सबसे पहले में हमने क्वथन नली पे गुब्बारा लगाया, फिर उसे क्या है गर्म जल वाले पानी में डाला है और एक में हमने बर्फ़ वाले पानी में डाला है। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने गर्म जल वाले पानी में डाला, जो बीच में है, उसमें जो गुब्बारा है वो सीधा खड़ा हो गया। मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ एयर आ गई है ना। वो एयर ने क्या किया, उसे हल्का सा फुला दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फूल गया है। तो अब ऐसा क्यों हुआ है कि गर्म में फूला है लेकिन ठंडे में नहीं फूला है, तो इसका क्या कारण है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि जो गर्म हवा, जिसमें गर्म पानी था जिसमें, उसमें गुब्बारा फूल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इससे हमें पता चला कि वायु को जब हम गर्म करते हैं तो वायु फैलती है, एक्सपेंड होती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। प्रसार होने का क्या मतलब है, किस चीज़ का प्रसार हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, या उसके जो परमाणु वो क्या है, दूर दूर जाने लगते हैं।
ठीक है। तो जो गुब्बारे में हवा थी वो हवा कैसी होने लगी, गर्म पानी की वजह से गर्म होने लगी। तो गर्म होने की वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स थे, परमाणु, वो दूर जाने लगे और दूर जाने की वजह से वो गुब्बारा क्या है, वो एक्सपेंड होने लगा, वो फूलने लगा। तो यहाँ पे हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखी कि जब वायु को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, और पवन जो होती है वो हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। ठीक है। अब क्या हम देखते हैं कि हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम दो आमाप की बिल्कुल सेम समान साइज़ की दो कागज़ की थैली लेंगे और कागज़ की दो थैली को हम एक छड़ पे बांध देंगे। ठीक है। और फिर उस छड़ को लटका देंगे। ध्यान रखिए कागज़ की थैली अथवा कपों का मुख नीचे की ओर होना चाहिए। इसकी जगह पे आप थैली की जगह दो कप भी ले सकते हो और उनको उल्टा लटका देंगे, नहीं उसका जो खुला हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। बिल्कुल सेम साइज़ की होनी चाहिए, सेम वेट की होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं अभी आपको चित्र में दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम लेंगे, ये सेम साइज़ की है और इसका जो ओपन वाला हिस्सा है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक कैंडल के एक थैली के नीचे हम एक कैंडल जलाएंगे। कैंडल जलाने का क्या कारण है कि थैली के दोनों के अंदर तो एयर होगी, है ना। तो एक जिसके नीचे हम कैंडल जलाएंगे उसकी एयर क्या होगी, गर्म होने लगेगी। तो उससे क्या होगा हमें देखना है। तो जब हम ये क्रियाकलाप करते हैं तो गर्म होने पर वायु क्या है, ऊपर की ओर उठती है। तो आप जब देखेंगे कि जो हमारा जिसके नीचे हमने कैंडल जलाया है वो वाली जो पैकेट है वो ऊपर की ओर जाने लगेगा और जो खाली है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इससे हमने क्या निकाला नतीजा, एक और वायु के बारे में हमें क्या चीज़ पता चली कि वायु जो है वो गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है। गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। अब कोई चीज़ ऊपर कब उठेगी, जब वो हल्की होगी। ठीक है। तो जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ, उसके परमाणु जो है वो दूर दूर हो गए। परमाणु दूर दूर हो गए तो क्या हो गई, वो हल्की हो गई और हल्की होने के कारण क्या है, वो और ज़्यादा ऊपर उठने लगी। जैसे कि अब आप हवा या द्रव्य यानी गैस और द्रव्य में क्या अंतर है, द्रव्य की तुलना में गैस हल्की होती है ना, क्यों, क्योंकि उसके परमाणु दूर होते हैं। तो यही चीज़ है कि जब हम वायु को गर्म करते हैं तो उसके परमाणु दूर दूर हो जाते हैं और वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो आपने धुआं को देखा होगा। ठीक है। तो धुआं क्या होता है, धुआं ऊपर की ओर उठता है। ऊपर उठने का क्या कारण है, धुआं क्या है, गर्म वायु ही तो है। तो गर्म होने की वजह से ही धुआं क्या है, ऊपर उठता है। तो हमें यहाँ क्या पता चला एक और गुण वायु के बारे में कि वायु को जब गर्म किया जाता है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि कौन सी वायु हल्की होती है तो आपको याद होना चाहिए गर्म वायु जो है वो हल्की होती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है, क्योंकि जब वायु ऊपर की ओर उठने लगेगी, ठीक है, गर्म हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, वहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है, क्योंकि आसपास का एरिया क्या है, वहाँ ठंडी वायु, वहाँ पे वायु दाब अधिक होगा। तो अधिक वायु दाब वाली पवन क्या होती है, कम वायु दाब वाली की ओर जाती है। इसीलिए गर्म स्थान पे जो वायु होती है वहाँ पे दाब कम हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास की ठंडी एरिया की वायु है वहाँ का वायु दाब अधिक है, तो वहाँ की वायु जो है वो उस स्थान को घेर लेती है। कौन सी, गर्म जगह वाले स्थान को घेर लेती है। अब हम देखेंगे कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो देखिए पृथ्वी जो होती है उसके वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो है वहाँ पे तो गर्म होती है हवा, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पे हवा ठंडी होती है उस एरिया की तुलना में, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो सूर्य के अधिकतम ऊष्मा में रहता है, तो वहाँ पे क्या है, वायु गर्म होती है और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु जो कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, जो कि 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र में है, वो भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील होने लगती है। तो ध्रुवों पे ठंडी होती है वायु और भूमध्य पे गर्म होती है।
तो इससे क्या होता है, पवन जो होती है वो उत्पन्न होती हैं। पवन क्या है, मतलब जब गतिशील होने लगी वायु तो वो पवन कहलाएगी। वो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य की ओर बहती है, यानी जो ध्रुव हैं उत्तर और हमारे जो ध्रुव हैं वहाँ से भूमध्य रेखा की ओर आने लगती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी की लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि इस प्रकार वायु का प्रभाव क्या है, ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। तो ध्रुवों से गर्म क्या है, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के पास है हमारे एरिया, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि वो उस पर सूरज का सीधा सीधा ताप पड़ता है, तो वहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है और ध्रुवों पर ठंडा होता है। तो वहाँ से वायु जो है वो भूमध्य रेखा की ओर आने लगती है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, जो गर्म जगह है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, वहाँ पे दाब कम है, और जो ठंडी जगह है वहाँ मॉलिक्यूल पास पास है तो वो वहाँ पे जाने लगते हैं कम दाब वाले एरिया की तरफ, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे। इसके अलावा क्या होता है, अगर हम देखें कि जो पवन की दिशा है वो किस पे निर्भर करती है, तो पवन की दिशा जो है वो पृथ्वी की घूर्ण जो करती है पृथ्वी, उस पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके अलावा थल और जल का समान रूप से गर्म होना देखेंगे। अभी तो हमने भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों को देखा था। अब मान लिया कि देखा थल पे तो गर्मी होती है लेकिन जल वाले स्थान जैसे समुद्र है वहाँ पे ठंडा होता है, तब क्या होगा, तो ग्रीष्म काल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म हो जाता है और अधिकांश समय थल का ताप जो है वो समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है और यह मानसूनी पवन कहलाती है। तो क्या है, गर्म होने की वजह से थल की वायु ऊपर आ जाती है, हल्की हो जाती है, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो क्या है, समुद्र की जो पवनें हैं वो थल की तरफ आती हैं। और ऐसा तो गर्मियों में होता है, लेकिन जब शीतकाल आती है यानी सर्दी आती है, अब वहाँ पे क्या हो गया, सर्दियों में थल का जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसके विपरीत होने लगता है। अब सर्दियों में क्या होता है कि पवन की प्रवाह की दिशा जो है वो विपरीत हो जाती है, अर्थात ये थल से समुद्र की ओर बहने लगती है, क्योंकि थल जो है वहाँ की वायु समुद्र की तुलना में ठंडी होती है। तो अब ठंडी वायु क्या है, गर्म वायु की तरफ गर्म वाला जो एरिया है वहाँ की ओर जाने लगती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प भी लाती हैं, जो कि एक जल चक्र का ही एक चरण है। अब हम देखेंगे कि जल चक्र जो है वो समुद्र से जो पवन आ रही है उनका क्या रोल है। तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं, जैसे कि हो गई हमारी तड़ित, झंझा या चक्रवात। तड़ित यानी बिजली गिरना जो होता है ना, और चक्रवात साइक्लोन, ये सब किसके कारण होता है, ये सब कारण होता है वायु के। आज के वीडियो में तो हम इतना ही देखेंगे कि हमने देखा है इसमें कि पवन जो होती हैं वो उसके क्या गुण हैं, किस तरह से जब दाब कम है तब कैसा होता है, दाब ज़्यादा है तब कैसा होता है, वायु गर्म होने पर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, उसमें प्रसार होता है, ये सारे गुण हमने देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि तड़ित क्या है, यानी कि बिजली का कड़कना क्या है, किस वजह से होता है, चक्रवात क्या है, और जिसको साइक्लोन कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कौन कौन से नाम से बोला जाता है, टॉर्नेडो क्या है, किन कारणों से उठते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और पूरा सारांश जो है इस चैप्टर का वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।